व्हाइट ओक का मल्टी एसेट। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच अपने सवाल पूछने के लिए यहाँ पर। चलिए एक और पोर्टफोलियो इस बीच इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। संजय कुमार जी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं जमशेदपुर से हूँ और मेरी उम्र 38 साल है। मैं 9 फंड्स में 24,000 रुपए की SIP कर रहा हूँ। मैंने एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 4 लाख रुपए, ICICI लार्ज कैप में 1.5 लाख रुपए का निवेश किया है और इसके अलावा कुछ SIPs भी इनकी चल रही हैं। तो चलिए इनका पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से फंड इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 5500 रुपए की SIP, मेरे एसेट का लार्ज कैप फंड 2500 रुपए की SIP, उसके अलावा HDFC का मिड कैप फंड यहाँ पर 4000 रुपए की SIP इसमें चल रही है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 1500 रुपए की SIP, बंधन का स्मॉल कैप फंड 3100 रुपए, कैनरा का स्मॉल कैप फंड 1900 रुपए, ICICI का NASDAQ 100 फंड यहाँ पर 2500 रुपए की SIP, उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर फंड 1000 रुपए की SIP इसमें चल रही है और कोटक का मल्टी कैप फंड 2000 रुपए की SIP सर इसमें चल रही है। और 38 ईयर्स की सर इनकी एज है, 24,000 रुपए ये अभी निवेश कर रहे हैं और 2 फंड्स में इनका लमसम ऑलरेडी इनका है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 4 लाख रुपए और ICICI का लार्ज मिड कैप फंड 1.5 लाख रुपए का सर इसमें ये निवेश कर रहे हैं। विरल सर। देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि फंड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एक्सपोजर वाइज भी अगर हम थोड़ा देखें तो 2 स्मॉल कैप उनके पोर्टफोलियो में है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी वाले फंड भी उन्होंने लेके रखे हैं, ICICI का NASDAQ है, गोल्ड सिल्वर में भी डाल रहे हैं। तो 2 फंड अगर यहाँ से वो थोड़ा सा यहाँ से कट डाउन कर सकते हैं, अगर जैसे 2 मिड कैप भी है तो एक HDFC मिड कैप को कंटिन्यू रख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में से निकल कर, और जो बंधन स्मॉल कैप का फंड है उसको कंटिन्यू करके कैनरा स्मॉल कैप से निकलने की सलाह दूंगा। तो यहाँ से 2 फंड्स निकल जाएंगे तो वो बेटर रहेगा। फिर जो अमाउंट का भी कॉम्पोजिशन है, मुझे लगता है कि वो 2 से 3 हज़ार के आसपास रखना चाहिए सारे फंड्स में, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर और ओवरऑल बैलेंस काफ़ी अच्छा बन जाएगा उनके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और सर ये जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, मतलब इसके जो निवेशक हैं संजय जी भी और बाकी निवेशक भी, क्या अभी कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए और किसी और फ्लेक्सी कैप को चुनाव कर लेना चाहिए? मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन, राइट दिव्या? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, शायद से लगातार पूछ रहे हैं कि ये फंड का क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए मैं ये एक चीज़ तो कहूँगा ही कि ये फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में, और मेरा भी पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा भी निवेश है उसके अंदर, और मैंने भी अभी उसको अभी बरकरार रखा है मेरे पोर्टफोलियो में। क्योंकि देखिए हर एक पर्टिकुलर फंड हाउस का और फंड का एक साइकिल होता है। देखिए पराग पारिक का ये जो फंड है उसके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट आए हैं, राइट? पास्ट में अगर आप देखेंगे ये एक फेज़ होता है, बुरा फेज़ फिलहाल चल रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुझे लगता है कि अगर कोई भी पर्सन का यहाँ से टाइम होराइजन और 5 साल या 7 साल या उससे ज़्यादा का है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई डरने की बात है। अभी भी ये फंड को डेफिनेटली कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, अगर आपका ओवरऑल होल्डिंग मान के चलिए ऑलरेडी 5-7 ईयर्स हो गया है और आपको इसको एनकेश करना है आने वाले 1-2 साल में, तो आप डेफिनेटली सोच सकते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर फंड से निकलकर मैं उसको डाउनसाइड को और थोड़ा सा प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि और अगर यहाँ से फॉल होता है या रिकवरी नहीं आती है, थोड़ा वक्त और जाता है, तो वो ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो हिट हो सकता है। पर यहाँ से अगर टाइम ज़्यादा है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। बस एक से छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहेंगे, हमारे एक व्यूअर हैं राहुल दास, वो भी इसी पे जानना चाह रहे हैं कि क्या वो अपनी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की SIP कम करके एक्सिस के मल्टी कैप में उस अमाउंट को डाइवर्ट कर सकते हैं? देखिए आपके पास ऑलरेडी कोई मल्टी कैप है तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप ऑलरेडी है तो आपको नहीं करनी चाहिए। मल्टी कैप नहीं है तो फ्लेक्सी कैप कम करके मल्टी कैप करना ये भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा भी कहता हूं दिव्या के फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों का अपना अपना रोल होता है पोर्टफोलियो में। फ्लेक्सी कैप ज़्यादा लार्ज कैप टूवर्ड्स ओरिएंटेड रहता है, राइट? और मल्टी कैप में आपको एक कैपिंग मिल जाती है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आपको इतना निवेश करना ही है। तो वैसे देखने जाए तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। पर हाँ, अगर आपके पास मल्टी कैप नहीं है और फ्लेक्सी कैप के साथ आप डिसअपॉइंट हो तो आप मल्टी कैप ऐड कर लो फ्लेक्सी कैप को छोड़कर। पर फ्लेक्सी कैप आगे जाकर जब रिवाइव होगा तब आप एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप को भी रखिए। ठीक है सर। चलिए इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पार्थ सारथी जी। पार्थ सारथी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैम हम अच्छा हूँ मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? बंगाल से बात कर रहे हैं क्या?
यस मैम, हम वेस्ट बंगाल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट बर्धमान से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपका पोर्टफोलियो हमें मिल गया है, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। और एक दो चीजें पहले हम पूछ लें आपसे कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, कितने समय के लिए इस पोर्टफोलियो के साथ आप निवेश करेंगे, रिस्क कितना ले सकते हैं, ये 2-3 चीजें आप हमें साथ में बता दीजिए। मैम एक्चुअली हम 16 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, रेलवे एम्प्लॉय हूँ, तो इसीलिए मेरा अगर अभी उम्र है 43, तो 16 साल 5 महीना जो 16.5 ईयर्स जो मेरे पास टाइम है, उस पूरा हम निवेश करते रहेंगे एकदम 16 साल तक। जो अमाउंट है वो 200 रुपये टॉप अप करके हम इन्वेस्ट ही करते रहेंगे। और ये रिस्क प्रोफाइल जो है मैम, हम थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ एग्रेसिवली, क्योंकि मेरा पीपीएफ अकाउंट भी है, तो वहां पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं। ऑलरेडी 2018 से पीपीएफ में हम इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ। तो जो अभी जो हम पोर्टफोलियो में हम आपके पास भेजा हूँ मैम, तो इसमें हम मेरा ये मिड कैप जो कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली बहुत मैंने कौन मिड हम चूज करेंगे, कौन मिड कैप फंड जो है वो हम चूज करेंगे, वही उसी के लिए हम थोड़ा मैंने कंफ्यूज। अच्छा, अभी आपके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड है, एक एचडीएफसी मिड कैप, एक निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड जो है। तो आपको इन दोनों में से समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा फंड रखना चाहिए, कौन से बाहर निकलना चाहिए? मैम एक्चुअली हम मैम एचडीएफसी मिड कैप फंड और एडलविस मिड कैप फंड जो है, ये 2 फंड मेरा बहुत फेवरेट फंड है। तो इसको हम दोनों को हम रखना चाहता हूँ मेरा पोर्टफोलियो में। तो निपॉन भी हम इसको पता नहीं था, एडलविस के बारे में हमको पता नहीं था। वो मैंने एक्चुअली इसका रोलिंग रिटर्न बहुत अच्छा है, 16 पास्ट 15 ईयर्स जो रोलिंग रिटर्न इसका अच्छा है। तो इसीलिए मेरे को एडवाइस दीजिए कौन मिड कैप हम यहाँ पे चूज करेंगे और निवेश करते रहेंगे। और यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है फ्लेक्सी कैप, ये हमको डिटेल्स थोड़ा हमको बताइए मैम। अच्छा, एक चीज सर, मैं एक बार फंड्स का नाम रिपीट कर देती हूँ, आप बता दीजिएगा कि क्या आपके पास यही फंड्स हैं या फिर उसके अलावा कुछ है। एचडीएफसी मिड कैप फंड 3,500 की एसआईपी आप उसमें करते हैं। निपॉन इंडिया का मिड कैप फंड 3,500 की एसआईपी इसमें करते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड में 4,000 की एसआईपी है। निपॉन के ही स्मॉल कैप फंड में 2,000 की एसआईपी है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 6,000 की सिप है, और बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें 3,000 की सिप है। इतने ही फंड्स हैं आपके पास या फिर इसके अलावा कोई और फंड भी है? नहीं, मेरे पास और कोई फंड नहीं है मैम। तो प्लीज हमको एडवाइस दीजिए, हमको आगे कैसे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, आगे कैसे हम जाएंगे। और सर आपने कहा कि आप 200 रुपए स्टेप अप करना चाहते हैं, मतलब ऐसा कुछ बोला आपने? 200 रुपए स्टेप अप के साथ निवेश जारी रखेंगे रिटायरमेंट के लिए सर? ये 500 रुपया जो है हर 4 फंड में, 4 या 5 फंड में हम 500 रुपीज का टॉप अप करना चाहता हूँ हर साल। ठीक है। और सर रिटायरमेंट के लिहाज से कर रहे हैं जो 16 साल का आपने टाइम बताया? बिल्कुल मैम, रिटायरमेंट के लिए हम इसको हम SWP कर लेंगे, तो वहाँ पे हम ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई है और अब चलते हैं इस पोर्टफोलियो को लेकर विरल सर के पास। विरल सर, ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? 16 साल 16.5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है पार्थ सारथी जी का, और एग्रेसिव इन्वेस्टर कह रहे हैं खुद को म्यूचुअल फंड के लिहाज से, क्योंकि पीपीएफ में भी इनके निवेश जो है जारी है। रिटायरमेंट के लिए इस पोर्टफोलियो को इन्होंने बनाया, आपको कैसा लग रहा है? देखिए दिव्या, यहाँ पे एज एन ऑब्जर्वेशन अगर मेरी राय अगर आप पूछोगे तो मैं इतना तो पहले कहूँगा ही कि 2 मिड कैप फंड है, 2 स्मॉल कैप फंड है और 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। तो एक फंड अगर कम करते हैं और उसके सामने एक डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स अगर शामिल करते हैं, तो ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है वो पोर्टफोलियो का अच्छा खासा बन सकता है। अभी देखिए फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि मेजरली फ्लेक्सी कैप जो है वो लार्ज कैप टिल्ट होते हैं, लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश करते हैं, तो ओवरऑल लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ जाता है। अभी 2 स्मॉल कैप रखे हैं तो वो रिस्क प्रोपोजिशन वाइज भी स्मॉल कैप में रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से उनको निपॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप जो फंड है वहाँ पे निकलकर उनको निपॉन के मल्टी कैप में निवेश करना चाहिए। फिर नीचे जो बंधन स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप है उसमें से निपॉन स्मॉल कैप में से निकलकर उनको कोई एक
वैल्यू फंड या फोकस फंड में निवेश करना चाहिए, और फिर HDFC और BOI फ्लेक्सी कैप में से BOI फ्लेक्सी कैप में से निकल कर वापस से कोई एक हाइब्रिड फंड का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे अगर हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले जो फंड्स हैं तो थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई एक मल्टी एसेट को ऐड कर सकते हैं, माफ कीजिए, मल्टी एसेट को ऐड कर सकते हैं, तो ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है वो अच्छा खासा बन सकता है। ठीक है। और सर मिड कैप में एक चीज और ये जानना चाह रहे थे, हालांकि आपने इन्हें चेंज तो बता दिया है कि एक मिड कैप से निकलकर मल्टी कैप में जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पार्थसारथी जी आप सर की सलाह से संतुष्ट हैं या फिर और कुछ आप जानना चाहेंगे? और कुछ मैम एक चीज से जानना चाहता हूँ सर, जो मल्टी कैप और मल्टी एसेट ये दोनों भी मेरा फेवरेट है, तो ये दोनों भी रखना चाह रहा था, लेकिन मेरा देख रहे थे कि एक्स्ट्रा IRR जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, इसीलिए हम 16 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए हम थोड़ा रिस्क ज्यादा ले लिए थे। तो सर आपका जो एडवाइस है वो हम मान लिया है सर, तो प्लीज हमको बताइए सर कौन मल्टी एसेट और माने which fund I have to select from multi asset category and multi cap category? सर हाँ, मल्टी कैप और मल्टी एसेट में ये इसलिए थोड़ा सा नहीं आ रहा था क्योंकि इनका XIRR जो है वो थोड़ा सा इनको लग रहा है कि वो कम रहेगा, लेकिन अगर आपने सुझाव दिया है तो कौन से और किस तरह के मल्टी कैप या मल्टी एसेट फंड में जा सकते हैं? देखिए निप्पॉन के मल्टी कैप में तो मैंने कहा ही उनको, जो ग्रोथ मिड कैप है उसमें से निकलकर निप्पॉन के मल्टी कैप में वो शिफ्ट हो सकते हैं। और रही बात मल्टी एसेट की, तो मल्टी एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो व्हाइट ओक का मल्टी एसेट चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, कुछ एक टारगेट है क्या पार्थ जी आपके मन में कि इतने पैसे जुटाने हैं आपको 16 साल में? मैम मेरा एक्चुअली मैंने एकदम 1.5 करोड़ जैसे कि 1.5 करोड़ विदाउट मैंने टैक्स 1.5 करोड़ मैम, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, 1.5 ये हो सकता है करोड़। सर, ये हो सकता है। मैं वही पूछने वाली हूँ आपके लिए। विरल सर 1.5 करोड़ इस पोर्टफोलियो के साथ स्टेप अप भी करेंगे, इसमें क्या पॉसिबल है 16 साल में? आप एक बार उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू SIP की कितनी है मैडम? अभी सर कितना हो चुका है? एक तो ये ओवरऑल अमाउंट जो है 7,000, 7 + 4,000 11,000 हो गया, इसके अलावा 13,000, लगभग सर 23,000 के आसपास का अमाउंट है टोटल SIP का। और स्टेप अप कितना करेंगे वो? 500 रुपए सर हर फंड में सर 500 रुपए के आसपास। चार फंड में 500 रुपए करेंगे, 4 फंड में 500 रुपए के आसपास। और एक चीज और पार्थ जी, कि अभी कितने पैसे इस पोर्टफोलियो से आपने बना लिए हैं? अभी कितनी वैल्यू हो रही है सर इसकी? अभी मैम सर के जो एडवाइस दिया है, सर के एडवाइस के अनुसार हम आगे जाके इन्वेस्ट करते रहूंगा। और अभी मेरे पास इन्वेस्ट ऑलरेडी 30,000 का कर पास है मैम, 30,000। अच्छा, ठीक है, मतलब बहुत ताजा पोर्टफोलियो है अभी सर। अब आप बताइए विरल सर कि 1.5 करोड़ हो पाएगा 16 साल में? देखिए अगर हम देखें तो टोटल एस्टिमेट रिटर्न्स 12% अनुमान से 16 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो ओवरऑल 2 करोड़ 37 लाख विथ स्टेप अप, 2 करोड़ 37 लाख 16 साल के अंदर वो बना पाएंगे। तो जो टारगेट है तो वो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है जो मैंने ऑलरेडी अभी कहा है। ठीक है, तो मतलब टारगेट से काफ़ी अच्छे, इनफैक्ट ओवर टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं पार जी। चलिए सारे सवाल सर एक चीज सर, मल्टी कैप जो है, मल्टी कैप सर क्या निप्पॉन या मल्टी कैप में कौन सा? निप्पॉन का मल्टी कैप, निप्पॉन से व्हाइट निकलना ओक है। का मल्टी एसेट।